अस्सलामुअलैकुम। बेटा, जैसे हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम अपने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हुए आ चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन दे दूँ सबका, क्योंकि आज हम बस सिर्फ बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे, इससे आगे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि कुछ इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने होंगे मुझे आपसे, कुछ इसके साइंटिफिक रीजन सॉर्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करने, वो मैं आपसे रेगुलर क्लास में ही डिस्कस कर सकूंगा, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ का इतना ज़्यादा। खैर, बहरहाल, सबसे पहले हमने पढ़े सेलाइन। सेलाइन पढ़े। सेलाइन क्या थे भाई? ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो फिर एक तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं जिनका नाम है सेलाइन। बात समझ है? फिर हम आए अपने पास सेलाइन के बाद किस में? हम आए कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में। किस में आए हम? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स थे, सेलाइन का दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक हाइड्राइड्स। और एक और नाम क्या होता है? ट्रू हाइड्राइड्स। फिर सेलाइन के बाद हमारे पास आए कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कौन से थे? ग्रुप नंबर 3 के। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 में सारे नहीं थे। ग्रुप नंबर 3 के अंदर आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम तक की बात की जा रही थी। सिर्फ मेजरली बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात की जा रही थी ग्रुप नंबर 3 यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में। ये किस तरह बनते थे? ये पहले जो बोरॉन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बना लेता था। ये अभी हाइड्राइड नहीं बना है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड नहीं बना है। इस BH3 या AlH3 को हम रिएक्ट कराते थे किसके साथ? एक सेलाइन के साथ। आप लोगों के पास लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, साथ साथ देखते जाना ताकि तुम लोगों को अच्छे से और बात रिपीट होके समझ में आती रहे। खैर, तो हमने वहां पर जब रिएक्ट कराया सेलाइन के साथ तो हमारे पास एक चीज जनरेट हो गई जिसको हमने नाम दिया था अपने पास क्या? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का। फिर उसके बाद हमारे पास एक तीसरे हाइड्राइड्स थे जिनका नाम था कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन से थे भाई? कोवलेंट हाइड्राइड्स ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक के एलिमेंट्स थे जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स में क्या था आपके पास? आपके पास पोलर हाइड्राइड्स भी थे और नॉन पोलर हाइड्राइड्स भी थे। तो आपने उन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करते हुए देखी थी, उनकी प्रिपरेशन, आपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखे थे और हाइड्रोलाइटिक मैथड्स देखे थे। फिर हम आते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अब वो जो ग्रुप नंबर 2 और 1 थे ना सबसे पहले सेलाइन में, तो उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया था अगर याद हो। तो वो बेरिलियम और मैग्नीशियम से जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनको नाम दिया गया पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का। अब पॉलीमेरिक मतलब क्या? कि ये हाइड्राइड्स बेसिकली एक लॉन्ग हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में। BeH2 होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म कहला रही होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने अपने पास कल लास्ट जो पढ़े वो कौन से थे? मेटालिक हाइड्राइड्स। दे आर नॉट जस्ट द ट्रू कंपाउंड, ट्रू बॉन्डेड फॉर्म। इनके दरमियान में कोई ट्रू बॉन्ड नहीं पाया जाता। बस द थिंग इज कि इनके अंदर इंटरस्टिशीज होती हैं। जो मेटल के एटम्स होते हैं उनकी एक शीट, उनकी एक प्लेट, उनकी एक सरफेस के ऊपर एटम्स के दरमियान इंटरस्टिशीज होती हैं जो कि खाली जगहें होती हैं। उन खाली जगहों में हाइड्रोजन के एटम्स जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट रेशो नहीं है। स्टेचो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स का नाम दिया था हमने। कोई कांस्टेंट रेशो नहीं है इनकी प्रिपरेशन का। आपने देखा था Na और H2 को रिएक्ट कराया था तो NiH भी बना, NiH2 भी बना, NiH3 भी बना, Ni2H भी बना। तो अलग अलग चीजें बन सकती हैं। तो ये मेटालिक हाइड्राइड्स आपके पास थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक और हाइड्राइड्स है जिनका नाम है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्या बताते हैं तो आइए जरा देखते हैं। ये जो लफ्ज है बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर लाइन के बड़े माने हैं। इस बॉर्डर लाइन में ना ये जो लफ्ज है बॉर्डर लाइन, इसके बड़े अहमियत ज्यादा माने हैं, तो इसको हम देखेंगे। कहा जा रहा है दीज हाइड्राइड्स आर formed by the metals of, मैं यही लिखता चलूं, 1B, कॉमा 2B and some metals of 3A such as indium and थैलियम। अब देखो हमने अपने पास
जब हमने अपने पास पढ़े थे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स तो हमने उसमें बात की कि भैया सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम को लिया था, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम था, तो बताया इस ग्रुप में जा रहा है कि ये हाइड्राइड्स बनेंगे किससे, मेटल्स ऑफ, मेटल्स कौन से ग्रुप के, ग्रुप नंबर 1b, ग्रुप नंबर 1b से बनेंगे, और ग्रुप नंबर 2b यानी कि कॉपर और जिंक की जो फैमिलीज हैं ये उन फैमिलीज से, बेसिकली इन हाइड्राइड्स को कहा जाता है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है द हाइड्राइड्स ऑफ द कॉपर एंड जिंक फैमिलीज आर, तो आपको पता होना चाहिए वो होते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। द ग्रुप्स ऑफ कॉपर एंड जिंक आर नोन एज द बॉर्डर लाइन ग्रुप्स। ये बॉर्डर लाइन क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, यहां पर पढ़ रहे हैं ये दोनों ग्रुप्स, कॉपर और जिंक फैमिलीज इस जगह पर पड़ रही हैं, और यहीं पर आपके पास जो है वो इंडियम और थैलियम भी आ गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये इसीलिए कहा जा रहा है बॉर्डर है ना, ये भाई ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, दोनों के दरमियान बॉर्डर है, तो दीज आर नोन एज द बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो मेरे ख्याल में आप बात यहां तक मेरी अच्छे से समझ गए होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। कहा गया सच एज इंडियम एंड थैलियम, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ कंपाउंड्स के नाम भी लिखते हैं अपने पास कि कंपाउंड्स कौन से हैं। भाई थैलियम तो थैलियम ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट था ना, तो उसके साथ तो 3 लगेंगे ना। जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, कॉपर भी 2 लूज कर सकता है, कॉपर 1 भी लूज करता है, सिर्फ 2 लूज नहीं करता, कॉपर 1 भी लूज करता है। बात समझ रहे हैं आप ये मेरी? तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के दिखा दिए। अब बताया क्या जा रहा है भाई, दीज हाइड्राइड्स आर These hydrides are intermediate between the metallic and the covalent hydrides. Metallic और covalent hydrides के दरमियानी मामलात पाए जाएंगे इन hydrides के अंदर। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? क्यों metallic और covalent के दरमियानी मामलात पाए जाएंगे, इस बारे में जरा कोई मुझे अगर बता सके तो अच्छे से जरा सोचना इस बारे को जहन में। अब आगे अगर इस बात को लेके चलूं मैं आपको, तो क्यों पाए जाएंगे जरा मैं आपको समझाऊं। देखो होगा ये कि ये तो प्योरली मेटल थे, ग्रुप नंबर 3 क्योंकि कोवलेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, कोवलेंट बॉन्ड्स वाले यानी कि कोवलेंट हाइड्राइड्स वाले सेक्शन में पढ़ रहा था। 3 का एक पूरा स्पेल है, 3 से लेके 7 तक हम एक जगह कंसिडर करते हैं हमेशा, तो वहीं से 3 को लिया गया था, वहीं से 3 को लिया गया था। कॉम्प्लेक्स की अगर आप प्रॉपर्टीज को देखें तो उसमें भी लिखा हुआ दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द आयनिक एंड कोवलेंट, आयनिक और कोवलेंट के दरमियानी इनकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आओ जरा प्रिपरेशन देखते हैं इनकी। ये कॉपर है और ये जिंक है, हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है। दोनों ही रिएक्शंस में हीट प्रोवाइड की जा रही है, और फिर इन दी एंड आपके पास क्या बनकर तैयार हो रहा है भाई, तो ये प्रिपरेशन है। मैं यहां पर हेडिंग कोड कर दूं, सो दिस इज बेसिकली द प्रिपरेशन। ये आपकी नॉर्मली एक प्रिपरेशन है आपके बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स की। बॉर्डर लाइन का मतलब मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि बॉर्डर लाइन किसकी वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1b और ग्रुप नंबर 2b जो हैं वो आपके पास कहलाए जा रहे हैं बॉर्डर लाइन। अच्छा एक बात मैं फिर से रिपीट करता चलूं कि कॉइनेज मेटल्स कौन से ग्रुप के होते हैं, तो आप लोग मेरे ख्याल में जवाब दे रहे होंगे फौरन से, और आपका जवाब सही होगा क्योंकि कॉइनेज मेटल्स होते हैं ग्रुप नंबर 1b यानी कि कॉपर, फिर उसके नीचे सिल्वर, फिर उसके नीचे गोल्ड आ रहा होता है। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके कॉइनेज मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं।
तो ये बेसिकली इनकी प्रिपरेशंस थी। तो जरा हम आगे चलते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज की जानिब। यहां तक का अब आप कॉपी कर लीजिएगा अपने पास। तो मेरे ख्याल में आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं बिल्कुल इसके आगे बात स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे इनकी चंद प्रॉपर्टीज की जानिब। बारिशों ने तो खैर हालात गैर कर दिए हैं, लेकिन लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहो। अगर कोई क्वेरी हो बेटा तो लाजमी तौर पर उसे डिस्कस करना, और डिस्कशन के थ्रू जो है वो हम आपकी उस प्रॉब्लम को, आपके उस इशू को हम क्लियर कर देंगे इंशाअल्लाह अजीज। खैर हम बात कर रहे हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अब प्रॉपर्टीज पे जब हम बात कर रहे हैं तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है। These hydrides exist in solid state with some ionic and covalent character। सवाल यह आया कि सर आयनिक आ गया, अब हमने डेफिनेशन में लिखा था मेटालिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर्स, या हमने बताया था कि इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स इनकी प्रॉपर्टी से दरमियान थी। तो मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर तो खुद कहा गया था कि वो आयनिक हाइड्राइड से रिलेट करते हैं। तो मेटालिक का मतलब यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है आयनिक हाइड्राइड से, और फिर हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर। तो कैसे दोनों कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं तो आओ जरा देखते हैं। एक सब्सटेंस है CuH2। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ दिस सब्सटेंस ना। मैंने इसे प्रोवाइड की हीट। हम जानते हैं भाई CH4 कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है CH4 में? तो आप सबको लाजमी तौर पे पता है कि सर CH4 में मीथेन यानी कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। जब आपको याद हो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में हमने इसको थर्मल डीकंपोजिशन की थी, यानी कि हीट प्रोवाइड की थी, तो कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रेटली अलग हो गए थे। इसी तरह से यहाँ पर कॉपर और हाइड्रोजन भी स्ट्रेट अलग हो गए। तो ये था आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर। बात समझ रहे हैं? अगर इसी CuH2 को मैं वाटर में डाल देता तो आयनिक सब्सटेंसेस को हम जानते हैं कि जब भी किसी आयनिक सब्सटेंस NaCl, HCl, Ki, इन तमाम सब्सटेंसेस को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। और आयोनाइज हो जाने की सूरत में आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन निकलकर सामने आएगी। तो ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? ये हो गया मेरे बच्चों आयोनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर हो गया? ये आयोनिक कैरेक्टर। इसके बाद कहा जा रहा है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सेकंड पॉइंट, दे आर partially soluble in water। they are partially soluble in water। ये पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा मिकदार में, थोड़ा सा मामला इनका सॉल्युबल होता है पानी में, काफी हद तक ये सॉल्युबल नहीं होते। लाजमी बात है, हमने सॉल्युबिलिटी पे बात कर ली। नेक्स्ट बात हमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे करनी है। पहले हमने देखा वीक, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर वीक, फिर बताया जा रहा है इनके बारे में दे आर मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट्स। कोशिश की है कि आपके पास कुछ सिमिलर पॉइंट्स रखे जाएं ताकि आप जो है वो उनको याद करने में आसानी रहे, ताकि सबके अंदर एक ही बात होगी। तो ये हमारे पास बेटा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स थे जो हमने पढ़ लिए। बॉर्डर लाइन कहने की वजह क्योंकि इसमें कॉपर और जिंक के ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1B और ग्रुप नंबर 2B। साथ साथ ग्रुप नंबर 3 के दो एलिमेंट्स यानी कि थैलियम और इंडियम की बात भी की जा रही है, इसलिए इनको कहा जा रहा है बॉर्डर लाइन, क्योंकि ये P और D के दरमियान में जो बॉर्डर बन रही होती है बिल्कुल वहां बॉर्डर के ऊपर रखे हुए हैं, तो इन्हें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जा रहा है। अब इनकी हमने प्रिपरेशंस भी देख ली, फिर प्रिपरेशंस के बाद हमने देखी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के या आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के कैरेक्टर्स अपने पास रखते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक की बात सारी मेरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आई, तो वो बात लाजमी तौर पर मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा।
व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा लेक्चर देखने के बाद, ताकि आपको कोई अगर मसाइल हो तो आप वो कंसिडर कर सके। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह अजीज हम इसके मैं आगे बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर एमसीक्यूज की डिस्कशंस की बात करूंगा तो मजा नहीं आएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, इस वजह से मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में एमसीक्यूज पे बात नहीं करना चाह रहा। हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज के डिस्कशन और फिर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास हमारी रेगुलर क्लास के अंदर करेंगे, ताकि जो है वो सारे मौजूद हों और इजीली बात समझ में सबको आ सके। सही है, तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।